तो फ्रेंड्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में, ठीक है ना। क्योंकि इससे पहले भी जैसे बताया है कि विधेयक 4 प्रकार के होते हैं, संविधान संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक और धन विधेयक और वित्त विधेयक। तो अब हम स्पेशली इस वीडियो में धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। धन विधेयक और वित्त विधेयक। तो देखिए सिंपल सा ध्यान रखना है कि जो धन विधेयक है उसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया। किस में किया गया है? 110 में किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और कंपैरिजन में ही पढ़ेगा ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। और वित्त विधेयक है, इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 में किया गया है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि इसमें दो टाइप है। एक तो ये है वित्त विधेयक जो फर्स्ट, और एक है वित्त विधेयक सेकंड, यानी दो श्रेणी है इसकी, वित्त विधेयक की फर्स्ट और सेकंड। तो इसको हम क्लियरली समझेंगे और पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ अगर आपने एंड तक इसको समझ लिया है, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न आता रहता है। तो धन विधेयक को ध्यान रखना, धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? लोकसभा में रखा जाएगा, सिंपल सा ध्यान रखना। तो ऐसे ही आप ध्यान रखेंगे जो वित्त विधेयक होता है वो भी कहाँ रखा जाएगा? धन विधेयक की तरह वित्त विधेयक भी लोकसभा में पहले रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? लोकसभा में। ये दोनों में कॉमन चीज है, धन विधेयक और वित्त विधेयक में कॉमन चीज क्या है कि दोनों को सबसे पहले कहाँ रखा जाता है? लोकसभा में रखा जाता है, ठीक है। अब ध्यान रखना कि राष्ट्रपति हैं वो क्या इसको पुनः विचार के लिए लौटा सकता है? क्या कहा है? पुनः विचार के लिए। धन विधेयक है वह लोकसभा से पास होके आ गया, राज्यसभा के पास तो 14 दिन का पावर होता है, उसने पास किया नहीं किया है, अगर नहीं किया है तो भी ऑटोमेटिकली पास हो जाता है क्योंकि धन विधेयक है। तो धन विधेयक के बारे में तो स्पेशली पावर किसको प्राप्त है? लोकसभा को। क्यों? क्योंकि पारित सबसे पहले लोकसभा में होता है, मतलब लोकसभा में प्रस्तुत होगा, लोकसभा में पारित होगा और लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा के पास 14 डेज का पावर होता है। यानी जैसे लोकसभा ने भेज दिया वो प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव? धन विधेयक, और वो कहाँ पे है? राज्यसभा में भेज दिया। तो राज्यसभा को उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार, मतलब एक तरह से वो उसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्वीकार अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है। उसको सिर्फ क्या अधिकार है? राज्यसभा को अधिकार है सिर्फ 14 डेज, सिर्फ 14 दिन तक राज्यसभा उस धन विधेयक को अपने पास रख सकती है। अगर वह नहीं लौटाती है या पास नहीं करती है तो ऑटोमेटिकली वह पास हो जाता है और राष्ट्रपति के पास जाता है। तो यानी राज्यसभा को धन विधेयक पर विलंबकारी पावर प्राप्त है, सिर्फ 14 डेज का। तो यह जैसे फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा विधेयक, तो राष्ट्रपति उस पर पुनर्विचार के लिए उसको नहीं लौटा सकता। ध्यान रखेंगे गाइस, इस चीज को ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं कि धन विधेयक को राष्ट्रपति के पास गया है तो राष्ट्रपति इसको पुनः लौटा नहीं सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। देखो यह क्रॉस किया ना मैंने, इसको आप समझना फ्रेंड्स। मैं स्पेशली ये बता रहा हूं कि आप इसको गौर से समझे, क्योंकि धन विधेयक है वह राष्ट्रपति पुनः लौटा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि धन विधेयक को पहले परमिशन लेकर तो भेजा गया था। धन विधेयक जो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है सबसे पहले, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति अनुमति देगा तभी लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत होता है। जब पहले से अनुमति ले लिए तो दोबारा ध्यान रखेंगे पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति उसको नहीं लौटा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को ध्यान रखें फ्रेंड्स। आगे देखें, एक ही इंपॉर्टेंट आता है, क्या धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? मतलब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाए, ठीक है ना, राज्यसभा पास नहीं करती है तो राज्यसभा को पहले ही मैंने बता दिया सिर्फ 14 दिन का पावर होता है, वो 14 दिन में पास नहीं करती है तो ऑटोमेटिकली जो धन विधेयक को पास हो जाता है। यानी कहने का ये मतलब है कि धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, आप ध्यान रखेंगे, धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं, यानी संयुक्त बैठक नहीं होती है। राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलाने की व्यवस्था ही नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें ऐसा प्रावधान नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अब धन विधेयक होता है ना, धन विधेयक के बारे में इसके अंदर क्या होता है तो ध्यान रखिए, कर लगाना, हटाना, या सरकार द्वारा कुछ सरकार को पैसे उधार चाहिए तो इसके लिए वह जो मांग रखती है लोकसभा में वह भी धन विधेयक से जुड़ी होती है। किसी व्यय को, किसी खर्चे को संचित निधि पर पारित करना है, ये भी इसमें आता है। अब ये जो हम समझ लिया कि धन विधेयक के बारे में, और ध्यान रखना राज्यसभा को सिर्फ 14 दिन का अधिकार होता है इसको रोकने का या इसको विलंब करने का, ठीक है ना। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि धन विधेयक क्या होता है और इस पर लोकसभा के अध्यक्ष को विशेष अधिकार होता है। मतलब कहने का मतलब है लोकसभा को तो है ही, लेकिन संयुक्त अधिवेशन मतलब कहने का ये मतलब है, ये जो यहाँ पे मैंने बताया है
वो ये लोकसभा का अध्यक्ष का मतलब मैंने कहा कहने का ये मतलब है कि जो लोकसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है ना, तो कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, इसका जो निर्धारण है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पे विशेष हो जाता है। इन कौन सा विधेयक धन विधेयक है यानी इसका निर्धारण कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखें इसके लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। अब आ जाइए इधर, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इधर आ जाइए, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये वाला, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट क्या चीज है। तो देखिए वित्त विधेयक होता है वह धन विधेयक से अलग है। दो चीज कॉमन है इसकी, धन विधेयक और वित्त विधेयक में दो चीज कॉमन है। पहला तो ये लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ठीक है ना, और दूसरा आप ध्यान रखेंगे इसके लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान। यहाँ पे देखिए संयुक्त अधिवेशन, यहाँ पे सॉरी ये एक अलग है, ठीक है ना, ये एक अलग है। बस ये कॉमन सी चीज है कि इसमें राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है, लोकसभा में प्रस्तुत होता है। अब देखिए वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 है। अब 117 के दो तरह की दो श्रेणियां होती है वित्त विधेयक की, ठीक है ना, वित्त विधेयक फर्स्ट और सेकंड। तो दोनों को यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैं ये पूरी गारंटी के साथ यहाँ पे कहता हूँ। तो फ्रेंड्स बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऋण संबंधी यानी जो वित्त विधेयक है वो फर्स्ट है, उसमें मैंने आपको एक शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया ऋण संबंधी, ऋण को लेकर कोई यानी कोई व्यवस्था होती है, देश में कोई नया ऋण व्यवस्था लागू करनी है तो इसके लिए व्यवस्था होती है। ध्यान रखें वित्त विधेयक यानी 110, आप इसमें ध्यान रखने कि इसमें कुछ व्यवस्था 110 भी शामिल है, 110 भी इसमें शामिल है। अनुच्छेद 110 के अनुसार जो प्रक्रिया यानी जो व्यवस्था रहती है वह व्यवस्था वित्त विधेयक फर्स्ट में शामिल होती है। कुछ फर्क होता है, लेकिन आप ध्यान रखें कि जो इसके अलावा यानी अनुच्छेद 110 के अलावा ऋण संबंधी कोई उपबंध हो तो वित्त विधेयक फर्स्ट के अंतर्गत आता है। ध्यान रखें, वापस दोहरा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ये कंफ्यूजन करेगा, इसलिए अभी आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखें वित्त विधेयक फर्स्ट श्रेणी में होता है। इसमें अनुच्छेद 117 फर्स्ट में व्यवस्था की गई है, लेकिन इसमें ये कहा गया कि अनुच्छेद 110 के अलावा ऋण संबंधी और व्यवस्था करनी हो, ठीक है ना, ऋण कोई व्यवस्था है, ऋण किसी उपलब्ध व्यवस्था को आगे बढ़ाना है या और ज़्यादा ऋण लेना है तो इसके लिए वित्त विधेयक फर्स्ट होगा। अब इसमें ध्यान रखो, इसमें ये जो मैंने हाईलाइट यहाँ पे दोनों के बीच में रख दिया है, तो इसका मतलब ये है कि जो वित्त विधेयक है वह लोकसभा में ही रखा जाएगा। फर्स्ट श्रेणी का वित्त विधेयक हो या सेकंड श्रेणी का वित्त विधेयक हो, सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है। लेकिन दूसरा यहाँ पे ध्यान रखें कि वित्त विधेयक को लोकसभा स्वीकार कर भी सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। फर्स्ट और सेकंड दोनों में लोकसभा है और राज्यसभा है वो विधेयक को स्वीकार और अस्वीकार कर सकती है, ये इसको अधिकार होता है। फिर ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, ध्यान रखेंगे वित्त विधेयक फर्स्ट श्रेणी का या सेकंड श्रेणी का हो, इस पर संयुक्त कहने का मतलब कंफ्यूजन हो जाए, लोकसभा राज्यसभा में वित्त विधेयक पर कंफ्यूजन हो जाए यानी मतभेद हो जाए, तब राष्ट्रपति क्या करेगा, संयुक्त बैठक बुलाएगा। क्या करेगा, संयुक्त बैठक बुलाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को। अनुच्छेद व्यवस्था की गई 117 और 117 3 इसमें दी गई है, ठीक है ना। 117 फर्स्ट भाग है और इसमें 117 का फर्स्ट ये उपभाग है, तो इसमें ध्यान रखना संयुक्त बैठक का प्रावधान है दोनों में। और राष्ट्रपति ध्यान रखें, राष्ट्रपति वित्त विधेयक फर्स्ट श्रेणी का जो फर्स्ट कैटेगरी का वित्त विधेयक है उसको पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। राष्ट्रपति इस तरह के विधेयक को, अब इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं हो गया, वित्त विधेयक टाइप को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और है वो यहाँ पे ये है, ये क्या है, तो ध्यान रखें प्रस्तुति यानी जब भी वित्त विधेयक फर्स्ट कैटेगरी फर्स्ट श्रेणी का वित्त विधेयक है वह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, उससे पहले प्रस्तुति से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। इंपॉर्टेंट देखो, अब दोनों में फर्क है वो भी बता दूंगा मैं। तो फर्क पहला तो यही है कि इसमें राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं होती है, यानी वित्त विधेयक जो सेकंड टाइप का वित्त विधेयक है ना उसके लिए प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं होती है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट श्रेणी का वित्त विधेयक इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। दूसरा अंतर इसमें दोनों में क्या है, इसमें अनुच्छेद 110 की कुछ व्यवस्थाएं यानी वित्त विधेयक फर्स्ट श्रेणी का जो वित्त विधेयक है उसमें अनुच्छेद 110 की कुछ व्यवस्थाएं शामिल है, ठीक है ना। और इसमें ध्यान रखना अनुच्छेद 117 के अंदर जो धन विधेयक जैसी कुछ व्यवस्था होती है यानी 110 की कुछ व्यवस्था है वह वित्त विधेयक सेकंड कैटेगरी में शामिल नहीं होता है। सेकंड कैटेगरी के अंदर सिर्फ ध्यान रखना भारत की संचित निधि पर कोई व्यय उपबंध करना हो, व्यय उपबंध के बारे में कोई व्यवस्था है तभी इसमें होती है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया ना। ये अनुच्छेद 110 की कुछ व्यवस्था इसमें शामिल होती है और ऋण संबंधी व्यवस्थाएं की जाती है फर्स्ट श्रेणी के अंदर। और इसमें ध्यान रखना, इसमें आप ध्यान रखेंगे क्या
इसमें ध्यान रखना है कि वित्त विधेयक की जो सेकंड टाइप का है, इसमें भारत की संसदीय नीति पर धारित कुछ व्यय है उसके बारे में उपबन्ध को किया जाता है। और दूसरा अंतर क्या है, ये राष्ट्रपति की अनुमति के बाद प्रस्तुत किया जाता है, इसके प्रस्तुति के लिए अनुमति आवश्यक नहीं। और राज्यसभा, अब देखो ये कॉमन हो गया, राज्यसभा इसको स्वीकार कर सकती है, स्वीकार, इधर भी राज्यसभा है वो स्वीकार या स्वीकार सकती है, लेकिन संयुक्त बैठक का प्रावधान दोनों में है। दोनों में कंफ्यूजन हो जाए राज्यसभा और लोकसभा के बीच मतभेद के लिए, तो वित्त विधेयक पर दोनों में संयुक्त बैठक का प्रावधान है और राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। इन दोनों में मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली समझा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है और इसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। और इससे संबंधित कोई कंफ्यूजन है आप तो जरूर शेयर कर सकते हैं। और थैंक यू। एंड इसको मैं चाहता हूँ स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्क्रीनशॉट ले लें।